हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 28 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है किस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर एक एमर्जिंग स्ट्रेंथ है इंडिया के लिए। वो जीएस पेपर 1 जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का सेक्शन है वहाँ पे रेलेवेंट है ये। इसी से कनेक्टेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे प्रीलिम्स में वो आपसे डिस्कस करूंगा। मेंस में जीएस 1 2013 में जो क्वेश्चन आया था, एनालाइज द फैक्टर्स फॉर हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस आर्टिकल से कनेक्ट करके दूंगा। अभी जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल तो पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो की पार्ट्स थे मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी आर्टिकल्स थे, बट अगेन किसी भी पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन की तरफ ना जाके उसमें से मैं ऐसे एक स्टैटिक पोर्शन आपके लिए निकालूंगा जो कि कंप्लीटली रेलेवेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आपको पूरा सुनने के बाद वो आइडिया लग जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है टेक्सटाइल सेक्टर, फिर मैं डिस्कस करूंगा किस तरीके से प्रीलिम्स में स्वदेशी मूवमेंट पूछा गया था, फिर हैंडलूम किस तरीके से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है डॉक्टर लेड इनोवेशन के ऊपर। ये जीएस पेपर 2 के लिए हेल्थ सेक्शन में रेलेवेंट है। इसमें डिस्कस करूंगा किस तरीके से डॉक्टर को एज अ एंटरप्रेन्योरशिप का रोल भी निभाना चाहिए, जिससे और ज़्यादा एक एक जो टेक्नोलॉजी है, टेक डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके। इसी से कनेक्टेड जीएस 2 2018 में सवाल आया था कि अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज अ प्री रिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल। मैं डिस्कस करूंगा कैसे इस आर्टिकल के की पॉइंट्स को आप इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। एज यूजुअल मैंने हमेशा कहा है, कभी भी एक क्वेश्चन को आप कंप्लीटली एक आर्टिकल का सहारा लेके नहीं आंसर कर सकते हैं। हर एक आर्टिकल, मान लीजिए ABC आर्टिकल है, उन ABC आर्टिकल का अगर थीम सिमिलर है तो उस सिमिलर थीम में से आप एक एक पॉइंट निकाल करके उसको जोड़ करके आप इस क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं, ना केवल इस क्वेश्चन के बट कि डिफरेंट। इसीलिए मैं रिकॉल करवाता हूं ताकि आप कनेक्ट कर सकें चीज़ों को। फिर लास्ट आर्टिकल बात करता है चोला डायनेस्टी के ऊपर। येस्टरडे आपको पता है कि किस तरीके से गंगाई चोला कोंडापुरम में एक प्रॉपर एक प्रेयर को वो किया गया था, कंडक्ट किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये चीज़ मैंने PIB में डाल भी दिया था आपका टेलीग्राम पे, बट स्टिल आज मैं डिस्कस करूँगा क्या चोला डायनेस्टी थी, पूरे उसके ऊपर डिस्कशन होगा। फिर किस तरीके से ये रिलेवेंट है PYQ में, कैसे रामानुज के ऊपर पूछा गया था सवाल, तो हाई चांसेस है इससे भी पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर से कनेक्टेड ये टॉपिक रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला आर्टिकल एज यूजुअल जीएस पेपर 1। अगेन देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सेक्टर्स की बात हुई, लेकिन मैंने की पॉइंट जो लिया है वो है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। जो मंथली मन की बात थी उसमें कुछ सेक्टर्स पे हाईलाइट हुआ, जैसे टेक्सटाइल, इनोवेशन, स्पेस टेक, कंजर्वेशन एंड हेरिटेज। इन सब को लिंक किया किस तरीके से ये एक नेशनल प्राइड, कल्चरल रूट और एक डेवलपमेंट नैरेटिव में मदद करते हैं ये सारे के सारे सेक्टर्स। अगर की डिटेल में जाएं तो उसमें हम अगर टेक्सटाइल और हैंडलूम सेक्टर की बात करें तो करेंटली ओवर 3000 एक्टिव स्टार्टअप्स ऑपरेट कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। टेक्सटाइल सेक्टर मतलब होता क्या है? टेक्सटाइल का सिंपल सा मत देखो, टेक्सटाइल जो वर्ड है वो टेक्सटर्स से आया है, ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है सिंपल सी भाषा में जोड़ना। तो जो आपके धागे होते हैं उन धागों को ही टेक्सटाइल कहते हैं, बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। जो आप कपड़ा अगर देखते हैं तो कपड़ा कैसे बन रहा है? कपड़ा बनने के लिए धागा चाहिए, धागे के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो जब नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ हो या फिर किसी केमिकल बेस्ड फाइबर का यूज़ हो तो वो सब के सब किस में आते हैं? टेक्सटाइल सेक्टर में। तो टेक्सटाइल सेक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हैं कपड़ों में, बस दैट्स ऑल, ठीक है। जो कपड़े आप पहन रहे हो सब किसका पार्ट है? टेक्सटाइल सेक्टर का पार्ट है। अब ऐसा नहीं केवल कपड़े ही होंगे आपके, इसमें आपके जितने भी कपड़ों से बनी चीज़ें हैं, चाहे पर्दे दिख रहे हैं, चादर दिख, सब कुछ एक टेक्सटाइल सेक्टर में डाले जाते हैं। तो उसी से कनेक्टेड चीज़ें करेंटली 3000 एक्टिव स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो विलेजेस में जो वुमेन होती हैं, डिज़ाइनर्स, वेवर्स, ये और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये सब की कंट्रीब्यूटर कहे गए हैं। अगर देखा जाए नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका मेन कारण क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट को सेलिब्रेट करना। आपको पता है 1905 में स्वदेशी मूवमेंट की क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी। अब क्वेश्चन आता है स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग क्यों हुई थी? क्योंकि बंगाल में पार्टीशन हुआ था। बंगाल में पार्टीशन क्या हुआ था कि जो वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर था, वहाँ पे उन लोगों ने बंगाल को 2 हिस्से में बांट दिया था, जिस वजह से लोगों ने इस चीज़ को पूरी तरीके से अगेंस्ट में, उन्होंने कहा नहीं,
और जो बांटा था वो बांटने का जो लाइन थी दैट वाज रिलीजियस। उन्होंने कहा एक साइड हिंदू रहेंगे, एक साइड मुस्लिम रहेंगे। रीज़न उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव दिया कि हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम दोनों के लिए अच्छे से रूल्स बना सकें। बट इस चीज़ पे लोग बहुत प्रोवोक हुए, जिसका कारण ये हुआ कि वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उसी में लोगों ने क्या किया, जो बाहर से कपड़े थे उस सबको पूरी कंप्लीटली जलाया और कहा हम इंडियन फैब्रिक का ही यूज़ करेंगे जो भारत में बन रहे हैं कपड़े। इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर का भी रोल था। मतलब एक ब्रॉडर लेवल पे हिस्ट्री का टॉपिक है, बट इसी से कनेक्टेड सवाल जो आया था बहुत ही एकदम क्लियर कट यूपीएससी 2023 में। देखिए 7 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हैंडलूम डे। अब आप खुद देखिए, क्या 7 अगस्त एज अ हैंडलूम डे सेलिब्रेट हो रहा है? यस, इट वॉज इन 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। अब आप देख रहे हैं मैंने आर्टिकल लिया क्यों है। अब आपको कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे वाई आई टुक दिस आर्टिकल। अगर आर्टिकल में सिर्फ अगर पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ बोलते हैं ना सिर्फ की पॉइंट्स ही निकालने होंगे या सिर्फ मुझे करना होगा, नहीं बस अब जितने आर्टिकल हैं सारे के सारे आर्टिकल को बस एक्सप्लेन करूं, मैं उसका मैक्सिमाइज करूं तो फिर मतलब वीडियो बस लंबी जाएगी, उसमें आप रिटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन जब मैं कोई आर्टिकल दे रहा हूं उससे कनेक्ट करता हूं पीवाईक्यू को, तो आप उसे समझ पाओगे। मैं हिस्ट्री भी डालूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग सके कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखिए, ये करंट से भी कनेक्टेड सवाल हो रखा है और यही सवाल आपका हिस्ट्री से भी कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी मन की बात में स्पेस सेक्टर इनोवेशन के ऊपर ही बात की गई कि स्टार्टअप सेक्टर किस तरीके से बढ़े हैं पिछले 5 साल में 50 से 200 तक। ठीक है, अगेन ये आर्टिकल टेक्सटाइल सेक्टर पे फोकस्ड है, बट उसमें कुछ एडॉन्स जो हैं कि क्या स्पेस सेक्टर का रोल है वो भी मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ओवरऑल आर्टिकल में सारी चीज़ें मेंशन है, समझ रहे। अब इसके बाद क्या होता है कि जो इनोवेशन यूथ इनोवेशन है उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया, मतलब मन की बात कर रहा हूँ अभी मैं सिंपल से। ठीक है, फिर जो रिसेंटली शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे उसको हाईलाइट किया गया। कल्चरल हेरिटेज की बात की जाए तो आपको मैंने मराठा फोर्ट के ऊपर बताया था, रिसेंटली जो 12 मराठा फोर्ट थे उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। वो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई, उसको भी हाईलाइट किया गया। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में जो चीज़ हुई थी, अब आप याद करिए क्या हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो 1 हॉर्न्ड राइनो थे उनका एक तरीके से क्या हुआ था, उनकी एक जेनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। जेनोम सीक्वेंसिंग मतलब कि उनका जो डीएनए है उसका डीएनए का यूज़ करके उनका आधार कार्ड बना दिया गया। बहुत ही आसान सी भाषा में क्यों बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे 1 हॉर्न्ड जो राइनो होते हैं उनके हॉर्न्स सींग जो होती है उसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी बहुत ज़्यादा एक आप बोल सकते हैं ना बहुत ही इलीगल ट्रेड में होते हैं। तो अब क्या होगा, जितने भी राइनोज हैं उन सब का एक आधार कार्ड बन जाएगा। तो अगर कभी भी कोई राइनो मरा मिलेगा तो उसको डेटाबेस से देखा जाएगा कि क्या ये राइनो का डेटाबेस हमारे पास है, येस और नो। अगर है तो हम समझ पाएंगे ये किस लोकेशन में था। तो इससे क्या होता है, कंजर्वेशन बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ काजीरंगा नेशनल पार्क में स्टार्ट हुई थी। फिर उसी में फर्स्ट ग्रासलैंड का बर्ड सेंसस ये भी स्टार्ट हुआ था। तो ये सब चीज़ें क्या हाईलाइट हुई, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसी से कनेक्टेड आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, जेनोम सीक्वेंसिंग रिसेंटली गुजरात के ट्राइब में स्टार्ट हुई थी कि जो ट्राइबल्स थे उनकी जेनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। क्यों? ताकि जो उनको हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं उस चीज़ से बचाया जा सके, राइट। तो देखिए आपको टॉपिक एक चल रहा है लेकिन इस टॉपिक से आपको मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में चीज़ों को कनेक्ट करना होगा। फिर जो क्लीनलीनेस ड्राइव है उसको हाईलाइट किया गया किस तरीके से 15 करोड़ पीपल 4,500 सिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं स्वच्छ भारत कैंपेन में। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये आर्टिकल था तो छोटा सा लेकिन इसके अंदर की पॉइंट्स थे, मैंने सिर्फ वो पकड़े, काजीरंगा नेशनल पार्क वाला, टेक्सटाइल वाला। तो अभी हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल के ऊपर क्योंकि इससे कनेक्टेड सवाल भी आया हुआ है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन था। एनालाइज द फैक्टर्स फॉर हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। आपको पता है जो कॉटन टेक्सटाइल है वो इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ए इंडस्ट्री है और ए टाइप का कॉटन फैब्रिक बना रही, नहीं, ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है रीजन के हिसाब से। महाराष्ट्र में अलग टेक्सटाइल है, केरल में अलग है, आप सुने होंगे ना हर एक के अलग अलग कपड़े होते हैं, उनकी अलग साड़ियाँ हैं, यहाँ पे अलग कपड़े हैं। तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है टेक्सटाइल में। क्यों डाइवर्सिटी है? क्योंकि लोग बहुत डाइवर्स हैं, लोग डाइवर्स हैं तो रीजनलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसका फैक्टर्स क्या है, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक, तो उसके मेन फैक्टर्स देखो, इंट्रोडक्शन आपको नॉर्मल देना है कि इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल, आपको पता है कॉटन का
जो आप जनरली एविडेंस देखते हो दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन से है। हड़प्पा सिविलाइजेशन से आप नोटिस करोगे तो धीरे 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 कॉटन अपग्रेड ही हुआ है, राइट। तो इस वजह से अब क्या है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इन वर्ल्ड में, जो कि बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री अलग है, कल्चरल मिक्स है, जियोग्राफी डिफरेंट है और इकोनॉमिक रीजंस, ठीक है। ये सारे मेन रीजंस हैं जिस वजह से इतना डिसेंट्रलाइज्ड है। केवल एक रीजन होता तो एक यूनिफॉर्म तरीके से होता, लेकिन हिस्ट्री पूरी डिफरेंट है हर एक रीजन की। जो हिस्ट्री अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की वैसी हिस्ट्री नहीं है। तो ज्योग्राफी भी अलग है। अब ज्योग्राफी इन द सेंस क्लाइमेट नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, तो अलग अलग कपड़े भी होंगे। और जब अलग कपड़े होंगे तो वहाँ उन कपड़ों को सिलने के लिए, बनाने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से ये पता चलता है बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है। आप नोटिस करिए, ये क्वेश्चन जो है ये जीएस पेपर 2013 में आया, लेकिन मैं आज आपको 2025 में करंट से कनेक्ट करके समझा रहा हूँ। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, स्टैटिक पोर्शन की उतनी रेलेवेंस तब रहेगी जब आप स्टैटिक को करंट से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप करंट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इट विल ऑल बी जस्ट लाइक अ वेस्ट। आप स्टैटिक पोर्शन लिख दोगे लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आज का जो मन की बात किया था उसके की पॉइंट्स निकाले, बिना किसी पॉलिटिक्स में गए हुए टॉपिक को कनेक्ट किया है स्टैटिक से। अब हिस्ट्री और कल्चरल लेगेसी की बात की जाए, ये भी मैंने आपको समझा दिया। एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है हैंडलूम वीविंग का, सब कुछ हाथ से हम लोग पहले बुनते थे। फिर उसी में आपने देखा गांधी जी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रमोट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। फिर आप देखोगे दांडी मार्च हुई थी। ये सारी चीज़ें क्या सीक्वेंस चल रहे हैं, जहाँ पे प्रमोशन हुआ था इंडिजिनियस गुड का, जिसमें हैंडलूम या फिर हम कहें कपड़े, हाथ से बने हुए कपड़ों का हमने ज़्यादा वो किया था। स्वदेशी मूवमेंट, नेशनल हैंडलूम डे, ये सब चीज़ें शो करता है क्या, हमारी हिस्ट्री को। ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखा जाए तो इंडिया में जो कॉटन है वो मल्टी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ग्रो किया जाए, मतलब अलग अलग क्लाइमेट्स में कॉटन ग्रो होता है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र, तमिल, सबके क्लाइमेट थोड़े बहुत डिफरेंट है। तो इस वजह से क्या होता है, जो अगर कोई इंडस्ट्री किसी गुजरात में है और गुजरात का ही तो रॉ मटेरियल लेगी ना कॉटन का, ऐसा तो है नहीं तमिलनाडु का लेगी। तो इस वजह से क्या होता है, हर एक रीजनल वीविंग सेंटर बन जाता है। इससे क्या होता है, गुजरात का कॉटन फिर अलग तरीके से देखा जाएगा, महाराष्ट्र का अलग तरीके, क्योंकि जो गुजरात के लोग हैं वो आंध्र प्रदेश के कॉटन पे उतना रिलाई नहीं करेंगे। वो सोचेंगे भैया हमें जो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है, रॉ मटेरियल पास है तो हमें पहले रॉ मटेरियल चाहिए, हम क्यों दूर से अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाएंगे। तो ये सारे रीजंस क्या है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड होने की वजह से जो कॉटन कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा रीजनलाइज हो चुका है। तो ये भी क्या है, ये भी एक रीजन है। किस चीज का रीजन, ये रीजन है डिसेंट्रलाइज होने का कॉटन इंडस्ट्री। फिर डाइवर्सिटी है टेक्सटाइल ट्रेडिशन में। हर एक जो रीजन है वो बहुत ही यूनिक वैरायटी में एक डिजाइन करते हैं। जैसे पैथानी महाराष्ट्र में, संथली उड़ीसा में, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, फैब्रिक यूज कर रहे हैं, बट टेक्सटाइल की जो ट्रेडिशन है उसमें डाइवर्सिटी है। कुछ हैं जो वुमेन आर्टिसन सेंट्रिक प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से ये पता चलता है जो वुमेन का रोल कितना अहम हो जाता है, किसमें, टेक्सटाइल सेक्टर में। किस तरह से वुमेन, अब जब वुमेन का नाम आ रहा है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम भी आना चाहिए। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप आ रहा है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी नाम आना चाहिए। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग पे तुरंत आना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरीके से एस्टैब्लिश हुई थी। तो मैंने आपको समझाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। ये आर्टिकल 19 में डाला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भी अगर आपको कोई एसोसिएशन फॉर्म करना है तो वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कनेक्ट आप दिमाग में डालो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो ये एक बेसिक तरीका है समझने का आपको, ठीक है। और फिर क्या है कि लो कैपिटल रिक्वायरमेंट और एंट्री बैरियर उतना ज़्यादा ना होने की वजह से जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। आई होप आपको यह आइडिया लग गया होगा। उसके बाद है गवर्नमेंट सपोर्ट और स्किल स्कीम भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। देखिए जो पॉइंट लिख रहा हूँ ये सारे के सारे पॉइंट आप कनेक्ट करिए किससे है, रीजन फैक्टर्स क्या क्या हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की डिसेंट्रलाइज होने के। तो गवर्नमेंट जो स्कीम्स है, महाराष्ट्र में सपोर्ट हो रहा है तो जो गुजरात में हो रहा है, तो जब यहाँ पे स्कीम्स का सपोर्ट लेंगे तो ऐसा नहीं महाराष्ट्र वाले गुजरात का लेंगे या गुजरात वाले तमिलनाडु लेंगे, वो लोग अपने रीजनल लेवल पे जो रॉ मटेरियल्स होंगे उनका यूज़ करेंगे। और यूज़ करने में कौन मदद करे, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब शो करती हैं किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरीके से ये हैंडलूम सेक्टर्स प्रमोट किए जाते हैं। फिर लेबर अवेलेबिलिटी और लोकलाइज मार्केट भी एक रीजंस होता है। अब अगर देखा जाए तो जो आपके स्किल्ड रूरल लेबर्स होते हैं, ठीक है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे जो आपकी स्मॉल यूनिट्स होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन जाती है। आपने ये नहीं सुना होगा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री ABX नाम की इंडस्ट्री है, यही इंडिया में केवल काम करे, नहीं। इंडिया में ABX नाम की एक नहीं है, इंडिया में हज़ारों, जिस तरह से आपने देखा ना 3,000 स्टार्टअप वर्क कर रहे हैं, इस तरह से न जाने कितने हज़ार छोटे 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 इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। इंडिपेंडेंट यूनिट मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस काम कर रहे हैं, जिनका काम है क्या करना, यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों का काम कर रहे हैं। तो कपड़ों काम करने के लिए ज़रूरत होगी लेबर की, तो इंडिया में ऑलरेडी स्किल्ड रूरल लेबर है, तो आसानी से लेबर मिल जाते हैं, काम हो जाता है, तो बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, फैक्टर्स हैं जो शो करती हैं कि इंडिया का जो कॉटन है वो किस तरीके से एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है, राइट। आई होप को समझ में आ गया होगी ये टॉपिक। 2020 में सवाल भी आया था इससे कनेक्टेड, अगेन ये टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल से सवाल था। क्वेश्चन को देखिए, अगेन आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे कॉटन क्या है, कॉटन से आपको ज्योग्राफी पूछ लेंगे, किस सॉइल में होता है, ये आपके लिए रेलेवेंट होगा। लेकिन अगर पूछेंगे तो करंट से कनेक्टेड डेटा ले जाएंगे। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। जैसा मैंने आपको कहा है, कभी भी प्रीलिम्स में कोई चीज़ अचानक से या एकदम एकाएक हो रही है, कंसिस्टेंटली, बहुत ही एकदम बोलते हैं ना कंटिन्यूसली, जियोपॉलिटिक्स इज नेवर कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज ऑलवेज अनसर्टेन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट कह रहे हैं तो गलत है। इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। अगेन बहुत ही सुपरलेटिव टर्म दे रहे हैं कि हाँ नेपाल ही केवल आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया का, तो ये भी गलत है। तो इसमें ये सेकंड है, ये आप बाय डिफॉल्ट सही कर सकते हैं, क्योंकि और इसमें नन का ऑप्शन है ही नहीं। नन होता तो आप एक बार इसको पढ़ते। तो टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम। अगेन यहाँ पे ये लिख ले इज द ओनली आइटम लिखे होते तब आपको सोचना पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं केवल वही आइटम है, इट इज वन ऑफ द आइटम्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए आप नोटिस करो जितने H&M है, ज़ारा है, अगर आपके पास H&M का कोई कपड़ा होगा तो आप देखिए उसके पीछे क्या लिखा है, मेड इन बांग्लादेश लिखा होगा। आप नोटिस करिएगा, आपके पास जो भी कपड़े हैं, जितने फॉरेन बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो लोग अपने कपड़ों कहाँ से, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, इनके मैक्सिमम प्रोडक्शन लाइन फैब्रिक के कहाँ से होते पता है, बांग्लादेश में होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश एक बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता था, लेकिन अभी रिसेंटली जब से टसल हुआ है उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वर्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। तो ये सेकेंड आपका स्टेटमेंट राइट है, तो इसमें आप लोग B ओनली 2 सही है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डॉक्टर किस तरीके से हेल्थ केयर में एज अ इनोवेटर काम कर सकते हैं। हमको पता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री कितनी रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रही है, एडवांस हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, डिजिटल हेल्थ की वजह से, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की वजह से। टेली हेल्थ वाला का आप कॉन्सेप्ट सुने थे, मोबाइल पे ही आपको प्रॉपर कंसल्टेशन मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही कोने में है इनोवेशन के, ठीक है। डॉक्टर अगर मान लो किसी ने नीट क्वालिफाई किया, डॉक्टरी पढ़ी, फिर क्या है, एक डॉक्टर बन जाए किसी मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट में, लेकिन उस डॉक्टर के पास सिर्फ मेडिकल नॉलेज होती है, उसके पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं होती, उसके पास कोई बिजनेस ओरिएंटेड स्किल नहीं होती है। तो ये आर्टिकल बात करता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास ये सारी स्किल्स भी होनी चाहिए। जैसे इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो आज के समय नए नए सोल्यूशंस निकाल रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर जो बड़ी बड़ी मेडिसिन ब्रांड्स हैं, दे ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, दे ऑल आर बिजनेसमैन, कोई डॉक्टर उसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है जो डॉक्टर्स हैं उनको ये रोल हाथ में लेना चाहिए और उन्हें भी इनोवेशन करना चाहिए, उन्हें भी अच्छे तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, ये आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन होता है क्यों डॉक्टर इनोवेट करे। सबसे पहले रीजन है, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास बहुत ही डीप नॉलेज होती है क्लिनिकल वर्क फ्लो की। जो एक लेट्स से अगर एक बोलते हैं जॉनसन जॉनसन्स कंपनी है, तो इसके पास जो क्लिनिकल वर्क फ्लो की नॉलेज उतनी नहीं होगी जितनी इस एक डॉक्टर एक्स है जो जॉनसन एंड जॉनसन की एक मेडिसिन मान लो वो रिकमेंड कर रहा है किसी को, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इस एक्स बंदे के पास जितनी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अगर वर्क फ्लो की नॉलेज है, क्यों? क्योंकि वो पेशेंट को पर्सनली ट्रीट कर रहा है, तो उसे हर चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी फाइनल कौन कर रहा है, सब कुछ जॉनसन जॉनसन कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास क्लिनिकल वर्क फ्लो की नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पेशेंट सेंटर सोल्यूशन है। और आजकल समय हो क्या रहा है, जो पॉपुलेशन है वो इतनी डाइवर्स हो चुकी है कि पर्सनलाइज केयर बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि वन साइज फिट ऑल में हो जाएगा कि बस एक मेडिसिन, 2 पैरासीटामोल, बस वो सबका बुखार खत्म कर देगी। अब आजकल आप नोटिस करो जो
एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस वाला आप सुनते हो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का एक टॉपिक सुना होगा, जहाँ पे इतनी एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं कि बॉडी हमारी बोलते हैं ना अच्छे बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देती है और बैक्टीरियाज रेसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका असर बंद हो जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ें अब पर्सनलाइज्ड केयर को हाईलाइट कर चुकी हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर मान लो एक्स है, एक्स डॉक्टर के पास पर्सनली जो इंटरेक्शन करता है उसके पास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो जो राइजिंग हेल्थ डिमांड है उसके सॉल्यूशंस में अगर वो इनोवेशन करेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगेन हमने ये बता दिया कि क्या ज़रूरत है इनोवेशन की, लेकिन अब पॉइंट ये भी उठेगा ना कि क्यों इनोवेशन नहीं हो पा रहा, बैरियर्स क्या क्या हैं। पहला है टाइम कांस्टेंट। तो आज के समय आपको पता है WHO का डेटा था कि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत ज़्यादा म्यागर है इस समय। मतलब एक डॉक्टर पे जनरली वर्ल्ड हेल्थ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा कहते हैं भाई आपको सिर्फ 1000 से तक पेशेंट रखने होंगे, लेकिन इंडिया में क्या है, इतना प्रेशर है डॉक्टर के ऊपर कि अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10,000 पेशेंट भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन रीजन, डिफरेंट रीजन के हिसाब से एक डॉक्टर को जनरली एक दिन में मान लो एक्स पेशेंट देखने, लेकिन वो एक्स का भी 100% ज़्यादा देख रहा है, तो इसके ऊपर टाइम बहुत कम बचता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस कर सके। फिर साथ ही साथ जो आपकी मेडिसिन होती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सिर्फ पेशेंट को सेफली आप मेडिसिन दो, और डॉक्टर को बहुत ही कॉशियस बना देता है। मान लो अगर ये भाई साहब डॉक्टर हैं, अगर इन्होंने सिर्फ पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो मेडिसिन को बहुत ध्यान से देंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे पेशेंट के ऊपर कि नहीं चलो मैंने ये मेडिसिन बनाई है, मुझे लगता है कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन सूट करेगी तो मुझे ये मेडिसिन देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि भाई साहब अगर मैंने ऐसे कुछ किया तो रिएक्शन इनवर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपकी जो बड़ी बड़ी अगर जो फार्मा कंपनीज है उनको देखो वो तो अलग ही लेवल पे टेस्टिंग कर रही हैं। आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा जहाँ पे आपकी एक आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल दैट कंपनी नेम, आर्टिकल था अभी, मान लो एक्स कंपनी कैंसर ड्रग बना रही थी, उस कैंसर ड्रग में 75% ड्रग जो थे वो पूरी तरीके से उनका इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा था, तो वो सारे के सारे ड्रग रिटर्न किए गए थे। ये डेटा है, ठीक है, ये स्पेसिफिक डेटा है। जो अफ्रीका में कैंसर पेशेंट्स थे या फिर वर्ल्ड में थे, इन्होंने अपना एक्सपोर्ट किया था। लेकिन सोचिए ये चीज़ क्या शो कर रही है, दे आर यूजिंग एज लाइक ठीक है हम ड्रग बना रहे हैं, अब पेशेंट को असर करे ना करे डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट इन फार्मा कंपनीज से तो अच्छा ही कर सकते हैं डॉक्टर कि उन्हें पता होगा कि भैया ये पर्सनलाइज्ड केयर है, हमें पेशेंट को इस तरीके से मेडिसिन दूंगा तो पेशेंट को फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और क्लिनिकल वर्कफ्लो उसका एक अच्छी खासी डीप नॉलेज भी है, ठीक है। तो ये रिस्क नहीं ले पाते, ये एक बैरियर है। फिर बिजनेस एक्सपोजर नहीं होता। डॉक्टर का क्या काम क्या है, नीट क्वालिफाई किया, डॉक्टर एक प्रॉपरली आपने किसी ने बोलते हैं ना, अगर किसी ने क्वालिफाई किया तो क्या करेगा, डिग्री लेके डॉक्टर बन जाएगा, तो उसमें कहीं बिजनेस एक्सपोजर नहीं हो पाता है। उसे नहीं पता होता फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये एक परसेप्शन गैप भी है। डॉक्टर को लगता है कि भैया ये जो इनोवेशन नाम की चीज़ है ना, ये फिजिशियन का काम का नहीं है, ये सिर्फ इंजीनियरों का काम है। भैया हमारा काम चुप पे क्या है, हमारा काम है मेडिसिन आई है, एक्स मेडिसिन बुखार सही करती है तो चुपचाप एक्स मेडिसिन लिख दो, बाकी हमें इफ बट नहीं करना है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि चलो ये सारे बैरियर्स हैं, तो इसका रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है, क्या क्या रिफॉर्म नीडेड है। पहला तो एंटरप्रेन्योरशिप और बायो डिज़ाइन के कोर्सेज होने चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में। कोलैबोरेशन होना चाहिए जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनका इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ, ताकि दूसरे के साथ एक दूसरे की नॉलेज को समझें। मेडिकल वाले समझें कैसे इंजीनियरिंग वाले इनोवेशन करते हैं, इंजीनियरिंग वाले समझें कैसे मेडिकल वाले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट ही करेंगे। जो इंटर्नशिप है उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए बायोटेक इंक्यूबेटर्स में। इंक्यूबेटर्स मतलब होता है एक फेवरेबल इन्वायरमेंट जिसमें किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर आपको बोलते हैं पानी गर्म करना है, तो पानी कब गर्म, 100 डिग्री पे आएगा तो फेवरेबल इन्वायरमेंट है ना ये। आप सोचो 10 डिग्री पे अगर गैस रखोगे तो क्या पानी गर्म होगा, नहीं होगा, उबलेगा ही नहीं वो। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि आपको ये जो एजुकेशन रिफॉर्म है उसमें इंटर्नशिप को इंटीग्रेट करना होगा जिससे एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बन सके। इनोवेशन हब बनाया जाना चाहिए हॉस्पिटल्स में, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए, राइट। अब इंडिया की बात करें, क्या क्या इंडिया में ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखें, द गवर्नमेंट का बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन, मेक इन इंडिया, सारे क्या है, ये शो करते हैं गवर्नमेंट ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रही है।
तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, मतलब हमें, मतलब डॉक्टर्स को। इंक्यूबेटर्स मतलब कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हैं, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म। अगेन इस चीज़ को आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ कि पहले क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या हैं, और वो जो सोल्यूशंस हैं उसमें और कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है। इंक्यूबेटर्स मतलब क्या क्या फेवरेबल इन्वायरमेंट है, इसके और इश्यूज क्या है और इसके सोल्यूशंस क्या है वो मैं बताता हूँ। इनोवेशन हर्डल क्या है, अभी मैं बता रहा था कि क्यों मेडिकल इनोवेशन नहीं हो पा रहा है डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से। अभी मैं बताता हूँ कि ये इनोवेशन हर्डल आखिर है क्यों, उसके पीछे भी रीज़न क्या है। अर्ली ट्रेनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी है, जो हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कहीं ना कहीं देखा जाता है, वही परसेप्शन गैप है, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई उसी को थोड़ा सा सिनोनिमस करके मैंने यहाँ पे समझा दिया। रीज़न ये है कि अगर आपको पहला पार्ट ना समझ में आओ तो यहाँ से आप चीज़ें अच्छे से कनेक्ट कर सकें, और आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आप डाल सकते हो कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेडिकल साइंस में क्या क्या हर्डल्स हैं, तो वहाँ पे आप हेल्थ फॉर ऑल क्यों नहीं अच्छे से हो पा रहे हैं। अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, हेल्थ फॉर ऑल पे आया हुआ है, और उससे कैसे आप इन आर्टिकल के पॉइंट को डाल सकते हैं। सोल्यूशन क्या है, शॉर्ट टर्म इनोवेशन कोर्सेज होने चाहिए, इनोवेशन फ्रेंडली एनवायरमेंट होना चाहिए, इनोवेशन हब होना चाहिए, वही सारी चीज़ें पहले थी, वो मैंने इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपके लिए डाली है, ठीक है। अब देखिए इन्हीं पॉइंट जो जो मैंने आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन बताया, इन्हीं का यूज़ करके इस क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हैं। ये 2018 में सवाल आया था मेंस में, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इज अ प्रीरिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया। अब इसका इंट्रोडक्शन आप नॉर्मल तरीके से करो। इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन है, डाइवर्स ज्योग्राफी है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, तो इससे एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच की डिमांड होती है पब्लिक हेल्थ में, क्योंकि हर चीज़ डाइवर्स है, बटी हुई है। इसके पहले जब मैं कॉटन का समझा रहा था, टेक्सटाइल, वहाँ पे भी बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच था, सेम यहाँ भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो अगर हमको हेल्थ फॉर ऑल चाहिए तो हमें लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और वो जो है उसका जब लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तो वो जो सोल्यूशंस बनाएगी लोकल कम्युनिटी, वो टेलर होना चाहिए एज पर नीड ऑफ पीपल, ठीक है। और वरना इसके बिना जो नेशनल हेल्थ एजेंडा है वो इनकम्प्लीट रहेगा। और नेशनल हेल्थ केयर एजेंडा क्या है, हेल्थ फॉर ऑल का। अब आप की पॉइंट्स क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है। अगेन की पॉइंट्स में आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले भी इससे आर्टिकल आया हुआ था हेल्थ फॉर ऑल से कनेक्टेड, जो मैंने आपको समझा दिया था, जहाँ पे मैटर्निटी बेनिफिट के ऊपर समझाया था, मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर समझाया था, किस तरीके से फीमेल की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो समझाया था। तो अब यहाँ पे हम बात करें, ये एक स्पेसिफिक हेल्थ केयर डिलीवरी की ज़रूरत है, इंक्रीज्ड एक्सेस एंड ट्रस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अब देखिए इसमें एक पार्ट, रोल ऑफ डॉक्टर लेड इनोवेशन, देखिए ये पॉइंट्स तो इस आर्टिकल से कनेक्टेड नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इस आंसर में सॉल्व करने होंगे। लेकिन एज यूजुअल मैंने कहा कि क्वेश्चन में आप आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स को डाल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में आप ये पॉइंट कैसे डाल रहे हैं, रोल ऑफ डॉक्टर लेड इनोवेशन, मतलब जो डॉक्टर का इनोवेशन है वो किस तरीके से मदद करेगा हेल्थ फॉर ऑल में। तो उसमें मदद क्या कैसे करेगा, अगर एक डॉक्टर है उसको डिजिटल हेल्थ में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में, एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाएगा, तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव रेलेवेंट सोल्यूशन अपनी कम्युनिटीज के लिए बना पाएगा जहां पे वो अपॉइंटेड है। तो क्या ये एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच नहीं है, क्या इससे हेल्थ फॉर ऑल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मेडिकल इनोवेशन जो है वो कहीं ना कहीं रूटेड है, वो कहाँ पे छुपा होता है, लोकल रियलिटीज में छुपा होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर एक महाराष्ट्र में कॉटन हो रहा है तो महाराष्ट्र वालों को पता होगा ना लोकल क्लाइमेट कैसे हैं, तमिलनाडु वालों को तो नहीं पता होगा वहाँ पे कि किस तरीके से लोकल क्लाइमेट ज़रूरी है। तो सेम यहाँ पे अगर एक डॉक्टर एक विलेज में है या एक सिटी में एक्स में है, तो वो जो डॉक्टर है उसे लोकल रियलिटीज़ पता होगी ना, तो उसके हिसाब से प्रॉपर एक इनोवेशन करेगा, और इनोवेशन करेगा तो उससे क्या होगा, इनोवेशन होगा तो लोकल लेवल पे हेल्थ फॉर ऑल नहीं होगा। और इनोवेशन में क्या है, मोबाइल डायग्नोस्टिक किट्स, अगर उसके पास ऐप डेवलपमेंट की नॉलेज है थोड़ी बहुत तो वो कर सकता है, टेली हेल्थ मॉडल को कर सकता है, लो कॉस्ट डिवाइसेस बना सकता है, जिससे एक प्रॉपर तरीके से हेल्थ फॉर ऑल सबको मिल सके, ठीक है। तो अब आपको समझ में आए कैसे इस क्वेश्चन में आप इस आर्टिकल के एक पॉइंट डाल सकते हैं। ये सारे सप्लीमेंट्री एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन विद टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, ये करने से कैसे हेल्थ फॉर ऑल होगा, एक्सेस एंड ट्रस्ट से कैसे हेल्थ फॉर ऑल होगा, स्पेसिफिक हेल्थ केयर डिलीवरी से कैसे हेल्थ फॉर ऑल होगा। क्योंकि हो क्या, लोकल कम्युनिटी की बात हो रही है, तो गांव में क्या होता है, आशा होती हैं, एनएम होती हैं, ये सब क्या करती हैं, ये सब हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो लोकल प्रैक्टिसेस
को समझती हैं और उसके अकॉर्डिंग ये जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती हैं उसको पीपल के साथ कनेक्ट करने का एक काम करते हैं, ऐसा ब्रिज होते हैं सारे लोग। उससे क्या होती है, हेल्थ फॉर ऑल होती है। अगेन जो हेल्थ फॉर ऑल का टॉपिक था, ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ताकि मैं ये पॉइंट समझा सकूं कि कैसे आप एक सिंगल क्वेश्चन में आर्टिकल के कुछ पॉइंट को डाल के अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बोलते हैं ना, एक डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है चोला डायनेस्टी को जो ट्रिब्यूट यस्टरडे, अगेन आपको मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी की विजिट थी, वहां पे इन्होंने ट्रिब्यूट दिया चोला एम्परर जैसे राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला को ड्यूरिंग आदि थिरुवाथिराई फेस्टिवल एट गंगाई कोंडा चोलापुरम तमिलनाडु में। उन्होंने मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल अचीवमेंट को हाईलाइट किया, किस तरीके से वो मॉडर्न इंडिया के लिए इंस्पिरेशन के तरीके से काम करते हैं, चोला एम्पायर की जो हेरिटेज है। ठीक है, अब इसके मेन जो डिटेल्स क्या है, इन्होंने जो कॉइन्स है, नरेंद्र मोदी ने इसके कॉइन्स को रिलीज किया, कहा कि भाई साहब राजेंद्र चोला फर्स्ट के नाम के कॉइन रिलीज होंगे, एक ग्रैंड बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी, बोथ एम्परर, कौन से, राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला फर्स्ट के नाम की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनेंगी, कहाँ पे, तमिलनाडु में। इसी से कनेक्टेड एक सवाल भी आया हुआ था, रामानुज के ऊपर था, 2023 में आई थिंक आया हुआ था, कल मैंने डाला भी था टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, रिसेंटली जो रामानुज की प्रतिमा डाली गई थी वो किससे कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे कुछ सवाल था। तो अब आप अगर नोटिस करेंगे ध्यान से तो उसमें क्वेश्चन था स्टैटिक पोर्शन, करंट को स्टैटिक से कनेक्ट किया गया। अगेन मेरा पॉइंट ये नहीं कि मैं आपको ये समझाऊं कि यहाँ पे इनकी विजिट हुई, नहीं, जो इन्होंने काम किया मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें समझाऊंगा। तो इनकी जो लेगेसी हाईलाइट कर दे, मिलिट्री नेवल पावर अच्छी खासी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन्होंने अच्छे से किए थे। चोला एम्पायर को डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था, जैसे कुदाबुलाई सिस्टम जो था वो लोकल इलेक्शन में उसका यूज होता था। ठीक है, ये क्या होता था, जैसे आज के समय आप लोग प्रधान देखते हैं, सेम चोला एम्पायर में भी होता था, इलेक्शन होता था, इलेक्शन से प्रधान चुने जाते थे। तो कहीं ना कहीं अर्ली डेमोक्रेसी की तरीके से शो होता है ये चोला एम्पायर में जो सिस्टम्स थे। जो चोला एम्पायर का कल्चरल और ट्रेड लिंक था वो बहुत ही एक्सटेंसिवली श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। इनकी नेवल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल थी। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट जो था ये इनका बहुत ही एडवांस था, लेक्स, टैंक्स, ये एक प्रॉपर तरीके से दिखाता है किस तरीके से एंशियंट जो लोग थे उन्होंने कितना इन्वायरमेंट का यूज़ अच्छे से किया था। अब जब जैसे मैंने बोला इरिगेशन, लेक्स, टैंक, तो आपके दिमाग में आ चाहिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन। जब मैं आपको समझा रहा था टाइप्स ऑफ इरिगेशन में आपको क्या क्या समझाया था, आपको मैंने कहा था कैनल का एक टॉपिक बनाया था, कैनल इरिगेशन के ऊपर बताया था, फिर मैंने बताया था ड्रिप इरिगेशन, फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी जब मैं आर्टिकल समझा रहा था, कौन सा, इंदिरापुरी रिजर्वायर, जब आपको मैं समझा रहा था, जब 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल हुई थी उसमें इंदिरापुरी रिजर्वायर पे बात हुई थी। इंदिरापुरी रिजर्वायर किस के ऊपर बना है, सोन रिवर के ऊपर बना है। सोन रिवर जो गंगा रिवर की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक आफ्टर यमुना। ठीक है, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हमें कैसे नॉलेज को कनेक्ट करते हुए चलना है। और इरिगेशन सिस्टम एंड इरिगेशन सिस्टम टाइप्स, ये एज इट इज़ जीएस पेपर 3 में सिलेबस भी लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ेंगे, सेकंड थर्ड लाइन में ये लिखा हुआ है। राइट, चलिए अब कल्चरलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म को भी हाईलाइट करता है चोला एम्पायर कि किस तरीके से अगर हमें डेवलप नेशन बनना है तो उसमें चोला की अचीवमेंट को हाईलाइट करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैसे चोला की अचीवमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं एक डेवलप नेशन बनने में। और हाईलाइट किया गया किस तरीके से हमें हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व करना है जिससे एक प्रॉपर कल्चरल यूनिटी बनी रहे। जो इवेंट्स काशी तमिल संगम होता है, जिससे पहले संगम होते थे, उसी तरीके से अब रिसेंटली ये भी हुआ है कि काशी तमिल संगम होगा जिसमें समागम होगा। ठीक है, एक्चुअली समागम होगा जिसमें जो काशी है, तमिल के जो कल्चर हैं, उन दोनों को एक आपस में एक प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा कि हाँ ये ऐसा है, पहले ऐसा होता था, फिर हमारा कल्चर ऐसा होता था, सेम धर्म है तो उसमें कैसी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हाईलाइट करती हैं हमें कल्चरल यूनिटी कैसे करनी है। ठीक है, अब अगर देखा जाए 2017 से अप्रॉक्सीमेटली 600 स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो वापस आए हैं, रिटर्न किए गए। इश्यूज बात की जाए तो पहली बात तो नेग्लेक्ट है रिलीजियस हिस्टोरिकल लेगेसीज को नेशनल डिस्कोर्स में। उसका सोल्यूशन यही है
जब हम रीजनल डायनेस्टीज़ को हाईलाइट करेंगे। नहीं तो जनरली क्या होता है, यही होता है कि भैया एक है, जैसे मौर्य डायनेस्टी है, फिर मुगल डायनेस्टी है, फिर हम लोग बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ जो होते हैं उसको अक्सर सुनते हैं। लेकिन जो लोकल रीजनल डायनेस्टीज़ हैं जो कि इंडिया में डेवलप हुई हैं इंडिजिनस, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिजर्व कब होगी, जब उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑनर मिलेगा। ग्लोबल चैलेंजेस अगर देखे जाएं तो क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये चीज़ करंट में प्रॉब्लम्स हैं जो हम हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन अब इसका सोल्यूशन अगर हम एंशिएंट सिस्टम देखें कैसे वाटर का मैनेजमेंट होता, तो हम भी वो चीज़ कहीं ना कहीं अपना सकते हैं अपने करंट यूसेज में, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। अगेन ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर रहा था कैसे आपका ये जो गंगाई चोला कोंडापुरम में इनकी विजिट हुई, इन्होंने पूरा ऑनर दिया, मैंने बेसिक नॉलेज दी। अब मैं स्पेसिफिक बात करूंगा चोला डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि रेलेवेंट है, इससे कनेक्टेड कई बार सवाल आए हुए हैं। सिंपल पूछ लेते हैं, पोर्ट उरायूर, इससे सवाल पूछा गया, तंजावुर पे सवाल पूछा गया प्रीलिम्स में। तो 1 बाय 1 सवाल डालने से अच्छा पूरी चोला डायनेस्टी एक बार ओवरव्यू दे देता हूं मैं। हिस्ट्री के सेशन में आपको समझा भी दूंगा। टाइम पीरियड देखा जाए दो टाइप में डिवाइड है, एक अर्ली चोला और एक इंपीरियल चोला, लेटर चोला जिन्हें कहा जाता है। अर्ली चोला को देखा जाए तो 1 सेंचुरी बीसी से 3 सेंचुरी सी थे। उसके बाद से ये जो 700 साल का गैप, उसके बाद 9 सेंचुरी से 13 सेंचुरी सी, जो 700 साल का गैप है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं खत्म हो गए थे, इनकी जो डोमिनेंस थी वो बहुत ही कम हो गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 9 सेंचुरी में विजयाला ने दोबारा से चोला एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, और एस्टेब्लिश होने के बाद प्रॉपर तरीके से इतना एक्सटेंसिव इसका डेवलपमेंट हुआ, और उसका प्रॉपर डोमिनेंस जो देखा गया वो 2 किंग्स में देखा गया, एक राजा चोला फर्स्ट और राजेंद्र चोला फर्स्ट। इनमें इनका एक प्रॉपर लेवल पे देखा गया कि चोला एम्पायर कितने ज़्यादा अपने जिनीत पे है। जो कैपिटल सिटीज़ हैं उरायूर, तंजावुर, गंगाई, कोंडा चोलापुरम, ये सब क्या है, ये सब इंपीरियल चोला की कैपिटल सिटीज़ थी। अगर हम देखा जाए पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट, एक बहुत ही पावरफुल नेवी बनाई जिसका इन्फ्लुएंस श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया में था। राजेंद्र चोला फर्स्ट ने सक्सेसफुल एक्सपेडिशन कैंपेन्स की हैं गैंगेटिक प्लेन्स में, साउथ ईस्ट एशिया में। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत एफिशिएंट था, मैंने अभी आपको बताया। आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनका कुडावोलाई सिस्टम जो था वो चीज़ क्या करता था, वहाँ पे लोकल जो विलेजेस होते थे वहाँ पे इलेक्शन डेमोक्रेटिक फॉर्म में इलेक्शंस होने में मदद करती थी। कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें, बहुत ही बड़े पैट्रॉन्स थे जो सपोर्ट करते थे आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को। जो अब से देखते हैं बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में जो है, ये सब किसमें, चोला एम्पायर में बना है। गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये सब शो करता है द्राविड़ आर्किटेक्चर को। अब जैसे ही मैंने आपको द्राविड़ बोला तो आपको टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर समझ में आना चाहिए। द्राविड़ था, फिर आपने नोटिस किया होगा एक वेस्टर्न लेवल पे जो वेस्टर्न इंडिया में बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था, जो आपका मौर्य एम्पायर में भी डेवलप हुआ था। तो आपको मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में समझाऊंगा किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर थे। फिर आपने एक विसरा स्टाइल सुना होगा, विसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फिर द्राविडियर वैसे है जिसमें आपका यहाँ पे जो नॉर्दर्न इंडिया का हिस्सा था वहाँ पे बुद्धा की इमेजेस को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया जाता था। फिर जो द्रविडियन आर्किटेक्चर था उसमें क्या हो रहा था, एक डिफरेंट फॉर्म में जो स्टोन्स होते थे उनको क्राफ्ट किया जाता था और टेम्पल्स बनाए जाते थे जिसमें गोपुरम भी होता था। मतलब एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है ये आर्किटेक्चर वाला, टेम्पल आर्किटेक्चर का। लेकिन अभी आप ये समझिए कि साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स हैं वो द्रविडियन आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। इन्होंने शैविज्म को और तमिल लिटरेचर को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। ठीक है, अब इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन किया देखा जाए तो मैरिटाइम ट्रेड अच्छे से एस्टेब्लिश हुआ था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। इनकी जो डेमोक्रेसी है वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती। लोकल सेल्फ गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशन थे कौन से, उर, सभा, नगरम, ये सब क्या है, जैसे आज के समय होता है ना गांव में एक पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, बैठक होती है, तो सेम यहाँ पे भी होता था। स्पेसिफिक ये ऐसे ही नेम पूछ सकते हैं कि उर, सभा, नगरम। अगेन सभा सुन के समझ में आया नगरम, लेकिन उर से पूछ सकते हैं आपको कि उर का क्या है। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस में ये सारे इंस्टीट्यूशंस होते थे। कुदावोलाई सिस्टम जो था ये बैलेट स्टाइल वोटिंग सिस्टम था, विलेज इलेक्शन में होता था। आज के करंट सिचुएशन में आप लोग देखते हो कैसे वोटिंग होती है, आके एक बोलते हैं ना, एक गांव होता है, गांव में आकर के प्रॉपरली इंसान अपना एक बोलते हैं ना ईवीएम पे प्रॉपर क्लिक करते हो तो आपकी वोटिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें शो करता है कि पहले बैलेट सिस्टम पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था।
तो ये सब लेगेसी को भी शो करते हैं चोला एम्पायर कि इंडियन की लेबर स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा अच्छे से थी। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बहुत ही अर्ली कंट्रीब्यूटर्स कहे जाते हैं और सस्टेनेबल गवर्नेंस में इन सब का बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज करंट लेवल पे इतने ब्रॉडर फॉर्म में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर पा रही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ प्रेजेंट में होती है उसके पीछे पास्ट का बहुत ही सिग्निफिकेंट एक रोल होता है, राइट। चलिए, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।